बॉडी ओडर स्वेट बहुत आता है। बॉडी ओडर के लिए स्वेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है द बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि डॉक्टर आपने मेरी वाइफ को फेस वॉश लिखा है तो क्या मैं भी यूज कर लूं? ग्रे हेयर मेल्स में एक बहुत कॉमन कंसर्न है, इसका क्या सोल्यूशन है? मोस्ट मेल्स जो मेरे पास आते हैं उनको मैं एक ट्रीटमेंट जो रिकमेंड करता हूँ वो है, जो लोग जिम्स जाते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए एक बार लेना सफिशिएंट नहीं है। Why have men been ignoring skincare? बबलू कम से कम बता तो देता कि नताशा आई हुई है। हमें लगता था कि शेव कर लिया तो हो गई स्किन केयर। Usually men relate scrubbing as the actual way of exfoliation, but better way to do it is skin. कितने हजारों लाखों रुपए हम एंटी एजिंग पे खर्च देते हैं, बट सबसे चीपेस्ट एंटी एजिंग मॉलिक्यूल जो है वो अब तक। आजकल बहुत सारे लोग बियर्ड फ्लॉन्ट करते हैं, बियर्ड का राइट केयर कैसे करना है? जितने भी ये ब्रांड्स बियर्ड ऑयल बेचते हैं मेरे हिसाब से वो सब बेकार है, और मेरे भाई लोगों के लिए ये गुड न्यूज है। Hey guys, welcome to another episode of the Skin and Scalp Show. ऐसा कहते हैं कि men are from Mars and women are from Venus. But दोनों में एक चीज आजकल कॉमन है, दोनों को चाहिए अच्छी स्किन। आजकल men सिर्फ जिम और गैजेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी पर्सनैलिटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबको कॉन्फिडेंट, शार्प और एक क्लीन लुक चाहिए, और उसका सबसे बड़ा पार्ट है स्किन। अब वो दिन चले गए कि जब सनस्क्रीन सिर्फ लड़कियों को समझ आती थी, अब लड़के भी सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं। आजकल विराट कोहली से ऑफिस के रोहन तक सबको अच्छी स्किन केयर रूटीन चाहिए, बट फर्क इतना है कि हम सिंपल क्रीचर्स हैं। हमें कोई 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सॉलिड नो नॉनसेंस प्लान जो कि अच्छा काम करे। तो इस एपिसोड में हम बनाएंगे आपके लिए एक चीट शीट जहां साइंस मिलेगा सिंपलिसिटी के साथ। नो फैंसी जार्गन, no marketing fluffs, only simple straight talk on men's skin care. बात तो सही है, मेन होते सिंपल है लेकिन उनकी स्किन इतनी सिंपल नहीं होती। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। All these years, what is going in your head? Why have men been ignoring skincare? Well, हमारे लिए ये बस एक हैबिट की बात है। हमें लगता था कि शेव कर लिया तो हो गई स्किन केयर, और हम अपने हेयर को बहुत सीरियसली लेते, वही हमारा क्राउन एंड ग्लोरी है। बट अब टाइम के साथ चीजें चेंज हो चुकी है। हमारा फेस जो है वो हर जगह दिखता है, हम जूम कॉल करते हैं, फोटोज डालते हैं शादी.com पे, स्किन कैसा है वो दिखाई देता है। इसके वजह से अब हमें एक अच्छा स्किन केयर की भी जरूरत पड़ गई है, और साइकोलॉजी में इसे हैलो इफेक्ट माना जाता है। यानी कि अगर कोई इंसान फिजिकली अट्रैक्टिव लगता है तो लोग भी उसको ज्यादा कॉम्पिटेंट और लाइकेबल समझते हैं। और एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि लोग जिनकी IQ और फैमिली बैकग्राउंड सिमिलर था, जो हाई स्कूल में ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव थे, वो मिडिल एज तक ज्यादा सक्सेस उन्हें अपने करियर में मिला। दैट इज ट्रू। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो मार्केटिंग जॉब्स में, वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर जब मेरी स्किन अच्छी दिखती है तो मुझे खुद अच्छा फील होता है, और मुझे क्लाइंट को कुछ चीज़ पिच करने में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। बिकॉज व्हेन द स्किन इज लुकिंग गुड एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, देख एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं। और मुझे ये भी लगता है द एडवर्टाइजिंग मार्केट हैज़ बीन फ्लडेड विद वुमेन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एड्स में भी हम जनरली वुमेन स्किन केयर देखते थे, तो वो नेचुरली जो आप कह रहे थे हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। तो आई थिंक इट इज़ द नॉलेज गैप अलॉन्ग विद टाइम नहीं है, एटीट्यूड, दैट हैज लेड टू मेन इग्नोरिंग स्किन केयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट नॉट एनी मोर। अब बहुत सारे ब्रांड जो है वो स्पेसिफिकली मेन स्किन केयर निकालते हैं, तो एक मेल और फीमेल की स्किन में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। मेन की स्किन जनरली विमेन से 20 to 25% नेचुरली थिक होती है। उनमें पोर्स जो होते हैं उनकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा खुले होते हैं, तो उसमें से ऑयल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। उनका ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, पोर्स भी डायलेटेड है, उनको ज़्यादा सिवियर एक्ने भी होता है इस वजह से। साथ ही में जो नेक्स्ट लेयर है कोलाजन की मेन में, विच इज़ व्हाट गिव्स यू द टर्जिडिटी, टाइटनेस, वो भी बेटर होती है मेन में। इसीलिए मेन को एजिंग लेटर होती है, बट जब होती है तो उनको फरोज, रिंकल्स ज़्यादा डीप पड़ते हैं विमेन से, क्योंकि कोलाजन डैमेज ज़्यादा होता है। प्लस क्योंकि मेन में फेशियल हेयर होते हैं, उनमें ऑयल ग्लैंड्स की डेंसिटी भी पास होती है, उस कारण से उनकी स्किन में क्लॉगिंग ज़्यादा होती है और इनग्रोन हेयर ज़्यादा बनते हैं। बट यही रीज़न है कि मेन को एक अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेंजर चाहिए रहता है, उनको ज़्यादा एक्सफोलिएंट्स चाहिए रहते हैं, और साथ ही में वो ज़्यादा हाई परसेंटेज में एक्टिव टॉलरेट कर पाते हैं कंपेयर टू वुमेन। जैसे गर्ल्स के लिए CTM रूटीन होता है, क्या मेन को भी ऐसी CTM रूटीन करनी चाहिए? तो पहले समझ लेते हैं कि CTM होता क्या है। तो CTM में सबसे पहले आता है क्लेंजिंग। अब क्लेंजिंग क्यों जरूरी है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाएं तो स्किन एक ब्रिक वॉल की तरह है, उस पर रोज धूल, डस्ट, पोल्यूशन, डर्ट, अपना नेचुरल ऑयल, स्वेट सब चिपक रहा है। क्लेंजिंग सिर्फ उसको रिमूव करेगा।
अगर आप एक हार्श क्लेंजर यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग करते हो, कुछ लोग बार बार चेहरा धोते हैं, तो उसका मतलब है कि आप ब्रिक वॉल में से ब्रिक्स को ही चिप ऑफ कर रहे हो, तो वो खराब है। बट क्लेंजिंग करना ज़रूरी है। टोनर की हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं मॉइस्चराइजर्स पे। मॉइस्चराइजिंग क्यों ज़रूरी है? अगर आपने दीवार साफ कर दी और फिर आपने उसमें एक मोर्टार या सीमेंट की लेयर भी लगा दी, तो वो ब्रिक सीमेंट और मजबूत और बेटर होती है। सेम वे इज मॉइस्चराइजिंग। जब आप मॉइस्चराइजर लगा देते हो तो एक सीलेंट का काम करती है, जिससे अंदर का पानी बाहर नहीं आता है, बाहर के एलर्जेंस अंदर नहीं जाते हैं। सो ये आपकी बैरियर को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और फिजिकल प्रोटेक्शन भी देती है। दैट्स व्हाई मॉइस्चराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन टोनर एक ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है। पहले के ज़माने में टोनर आते थे क्योंकि फेस वॉशेस इतने हार्श थे कि वो स्किन का पीएच ही खराब करते थे, तो टोनर्स ऐसे होते थे जो उस पीएच को बैलेंस करे। आजकल ऐसे क्लेंजर्स आते नहीं, तो उस टाइप के टोनर्स की जरूरत नहीं है। आजकल जो मार्केट में टोनर्स आते हैं उनमें मोस्टली एक्टिव्स होते हैं। टोनर्स और सीरम्स में दोनों में एक्टिव्स होते हैं। टोनर्स थोड़े लाइट होते हैं, सीरम्स थोड़े थिक होते हैं। तो मेन जिनकी बहुत ऑयली स्किन है वो ऐसे टोनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लाइट वेट हो, जिनमें एक्टिव्स हो, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो या नायासिनामाइड हो, बट वो एक एक्टिव का काम करेंगे। तो दिन में 2 बार क्लेंजिंग, 2 बार मॉइस्चराइजिंग हम कर सकते हैं। बट जैसे आप जिम जाते हो, बहुत सारे मेल्स का डाउट होता है, क्वेश्चन होता है कि जिम के पहले और बाद में क्या रूटीन होना चाहिए, स्किन केयर क्या होना चाहिए। अगर आप कार से जा रहे हो तो आप सिर्फ फेस वॉश के साथ मॉइस्चराइजर कर लो। अगर आप वॉकिंग करके जा रहे हो और आपके रास्ते में धूप पड़ती है तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए जिम जाने से पहले। अब सनस्क्रीन वर्कआउट के बाद हैवी लगती है, इसलिए आप इसको जिम पहुंचकर वॉश आउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग भूल जाते हैं, खासकर उनके लिए जो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, कि जिम में ही फेस वॉश कर ले। अगर वो लोग फेस वॉश नहीं करेंगे तो उनके जो ऑयल है वो उनकी स्किन में ड्राई हो जाएगा और ये पोर्स को ब्लॉक करेगा और कॉज करेगा एक्ने को। आई थिंक द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। जो लोग एक्टिविटीज़ बाहर करते हैं या फिर जो ऑफिस जाते हैं जिनका पोल्यूशन से बहुत एक्सपोजर है, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि जब वो घर आते हैं इट इज़ बेस्ट टू एक्चुअली रिमूव दैट ऑयल, पोल्यूशन, स्वेट, डर्ट, बिकॉज ये सब हमारी स्किन को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन से हमारी स्किन का जो डीएनए है वो तो डैमेज होता ही है, साथ में पिगमेंट प्रोडक्शन बढ़ता है। तो हम अगर बार बार क्लेंजिंग नहीं करते तो हमें लगता है एक समय के बाद कि हमारी स्किन डल दिख रही है। सो फेस वॉश कैन एक्चुअली हेल्प प्रिवेंट दैट एज वेल। तो चलो एक रैपिड फायर कर लेते हैं आपके फेवरेट क्लेंजर्स का। एंड लास्ट टाइम मेन स्किन केयर पे वीडियो की थी तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि डॉक्टर हमें थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बताइए, आप अपनी क्लिनिक में बताते हैं बट रील्स में नहीं बताते, यूट्यूब पे नहीं बताते। तो हम थोड़े बजट फ्रेंडली ऑप्शंस और थोड़े से एक्सपेंसिव ऑप्शंस दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सो सम क्विक रिकमेंडेशंस फॉर क्लेंजर्स। योर फेवरेट क्लेंजर फॉर ऑयली स्किन? CeraVe foaming cleanser is very good, and Sibosal face wash. Face wash for dry skin? CeraVe gentle skin cleanser, Relastil aqua moisturizing face wash, and moist cleansing lotion. If the skin is acne prone but very dry? इसमें आप फोमिंग बट जेंटल फेस वॉश यूज कर सकते हो, जैसे कि ट्राइक्लियर फोमिंग फेस वॉश या मेलब्लॉक एलो फेस वॉश बहुत अच्छा काम करता है। अब बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि डॉक्टर आपने मेरी वाइफ को फेस वॉश लिखा है तो क्या मैं भी यूज कर लूं? Legit question, can men use their partner's skincare? The simple answer is अगर स्किन टाइप सेम है तो हाँ वो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, एंड दैट फॉर मेन का लेबल इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। बट बिकॉज मेन स्किन इज नेचुरली ऑयलियर और थिकर, इट इज रिकमेंडेड कि वो थोड़े जेंटलर टेक्सचर, लाइटर टेक्सचर या जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करें। सो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट एनी ब्रांडिंग। तो ये तो हो गया बेसिक CTM, बट व्हाट अबाउट एक्सफोलिएशन? तो सबसे पहले तो मैं अपने भाई को बता दूं कि एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है। देखो, जब आप घर पे खाना बनाते हो, आप किचन काउंटर साफ करते हो, ठीक है, ये आपको रोज करना है, इसे बोलते हैं क्लेंजिंग। बट हफ्ते में एक दिन होता है जब आप डीपली, आपकी मदर डीपली पूरे किचन की सफाई करती है, तो वो एक्सफोलिएशन उसकी तरह है। तो एक्सफोलिएट आपको हफ्ते में 1 या 2 बार करना है। मतलब कि आपको अपने स्किन में जो डीप जमी हुई मैल है, जो डेड स्किन सेल्स हैं, जो कि उसमें कलर इकट्ठा हो गया है, उसको स्किन से हटाना है ताकि नए फ्रेश स्किन जो है वो ऊपर की तरफ आ पाए। और फायदे क्या क्या एक्सफोलिएशन के? ये पोर्स को अनक्लॉग करेगा, टेक्सचर को इंप्रूव करेगा, स्किन को एक इवन स्किन टोन देगा, और इससे आपके मॉइस्चराइजर्स और जो भी आप सीरम्स, एक्टिव्स लगाते हो स्किन पे, ज्यादा अच्छे से डीप एब्जॉर्ब हो पाएंगे। बट ओवर एक्सफोलिएशन भी हानिकारक है। अगर आप अपने स्किन को बहुत ज्यादा घिसेंगे तो वो अनइवन हो जाएगी, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या फिर उसके अंदर छोटे छोटे घाव बन जाएंगे, जिसके वजह से वहाँ पे एक्चुअली डलनेस आ सकती है, वहाँ पे दाग छूट सकते हैं। इसलिए ओवर एक्सफोलिएशन से भी हमें दूर रहना। बिल्कुल, एक्सफोलिएशन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे इनग्रोन हेयर के चांसेस कम होते हैं, डेड स्किन सेल्स हटते हैं, तो एक्ने के चांसेस जो मेल्स में ज़्यादा सिवियर होता है उसके चांसेस भी कम होते हैं। यूजुअली मेन रिलेट
स्क्रबिंग एज द एक्चुअल वे ऑफ एक्सफोलिएशन, कि हमने कोई फिजिकल एक्सफोलिएंट ले लिया जिसमें पार्टिकल्स हैं, उससे स्क्रब करा, ये भी मेन कर सकते हैं हफ्ते में एक आध बार, बट बेटर वे टू डू इट इज केमिकल एक्सफोलिएशन, जो एक कंट्रोल्ड रिमूवल ऑफ डेड स्किन सेल्स है। केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी स्किन टाइप के हिसाब से मैन यूज कर सकते हैं। जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, उन्हें ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज़्यादा बनते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड, 2% 1% सैलिसिलिक एसिड सीरम्स, जो उनके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को हटाता है और उनके पोर्स को क्लीन रखता है। अगर किसी को पिगमेंटेशन या डलनेस की प्रॉब्लम है कि पूरी ऊपर की डेड स्किन सेल्स हल्के फॉर्मेट में हटानी है, दे कैन यूज अ ग्लाइकोलिक एसिड। बट कितनी बार केमिकल एक्सफोलिएंट यूज किया जाता है ये डिपेंड करता है उसके परसेंटेज पे। 15% ग्लाइकोलिक एसिड आप हफ्ते में आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो। अगर आप 5-6% यूज कर रहे हो तो आप ऑल्टरनेट डेज भी यूज कर सकते हो। कुछ मेन की स्किन भी सेंसिटिव होती है, उनको ग्लाइकोलिक एसिड भी सूट नहीं करता, तो ऐसे एसिड्स आते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड या मैंडेलिक एसिड सीरम्स, जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं बिकॉज वो सेंसिटिव स्किन के लिए बनते हैं, और वो भी मैंने इस्तेमाल कर सकते हैं जो अच्छा ग्लो लाने के लिए। लेकिन जब आप एक्सफोलिएट करते हैं, क्योंकि आपकी डेड प्रोटेक्टिव स्किन हम थोड़ी सी हटा रहे हैं, तो स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है सन के साथ, which is why when you exfoliate you always have to use sunscreen. But most men are asking me this question कि डॉक्टर हम तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, हम इंडोर्स रहते हैं, तो क्या हमें तब भी सनस्क्रीन लगानी है? यूवीए जो होता है वो आराम से आपकी ग्लास को पेनिट्रेट कर जाता है, तो अगर आप घर के अंदर भी है तो यूवीए तो आपके ऊपर आ रही है। इसके अलावा कुछ खास सनस्क्रीन ऐसी भी आती हैं जिसमें कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी हो। ब्लू लाइट क्या होती है? जो कि आपके लैंप, आपके लैपटॉप, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोन से आते। तो अगर आपको इन सब से प्रोटेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। कितने हजारों लाखों रुपए हम एंटी एजिंग पे खर्च देते हैं, सीरम्स पे, ट्रीटमेंट्स पर, बट सबसे चीपेस्ट एंटी एजिंग मॉलिक्यूल जो है वो आपका सनस्क्रीन ही तो है। आप 5,000 का प्रोटीन पाउडर खरीद सकते हैं तो 800 या 900 रुपए की सनस्क्रीन तो ले ही सकते हैं। मेन के लिए कुछ अच्छी सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप बताइए। ऑयली स्किन के लिए सनडाउनर सनस्क्रीन, एक्लिप्स सोलर सनस्क्रीन, ड्राई स्किन के लिए अवील हीट शील्ड, और जिन लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाना है वो सेरावी का फेशियल मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं विद SPF 50। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए रिलास्टिल सनस्क्रीन माय फेवरेट। और जिन्हें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन चाहिए उनके लिए आप सुपर फ्लूइड टिंटेड सनस्क्रीन, बायो UV 50 सनस्क्रीन, फैबुलस ऑप्शंस। और कुछ लोग कहते हैं कि केमिकल सनस्क्रीन नहीं लगाए। ऐसे सनडाउनर OMC और ऑक्सीबेंजोन फ्री है, बट यू कैन आल्सो ट्राई फोटॉन जियो सनस्क्रीन। और बॉडी के लिए बेस्ट सनस्क्रीन ऑप्शंस आई प्रेफर स्प्रे, जैसे कि रिलास्टिल सनस्क्रीन स्प्रे, बायो UV सनस्क्रीन स्प्रे, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब स्किन केयर में एक ऐसा पार्ट जो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू मेन है, वो है शेविंग। इतने सालों से लोग शेविंग कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग रेजर बर्न्स, रेजर बम्प्स लेके आते हैं, तो उनके लिए कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स। तो सबसे पहले शेविंग का बेस्ट टाइम है राइट आफ्टर शावर, जब आपके जो स्किन है उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है और आपके जो हेयर है वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। बेस्ट शेविंग प्रोडक्ट होता है फोम, तो आप 10 मिनट्स के लिए शेविंग फोम आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। इससे जो आपका हेयर है वो सॉफ्ट हो जाएगा। देखो, अब शेविंग ब्लेड कौन सा यूज करना है। ट्रिपल ब्लेड लोगे तो काफी क्लोज शेव आएगी, बट इनग्रोन हेयर के चांसेस बढ़ेंगे। सिंगल ब्लेड यूज करोगे अगर तो क्लोज शेव नहीं आएगी, बट इनग्रोन हेयर के चांसेस कम होंगे। हाउएवर कट्स के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सबसे अच्छा है डबल ब्लेड। डबल ब्लेड में शेविंग भी आपकी क्लोज आएगी और आपको इनग्रोन के चांसेस कंपैरेटिवली ट्रिपल शेविंग ब्लेड से कम होंगे। अब शेव करने के बाद लोग आफ्टर शेव लगाते हैं, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मान लो अगर आपको शेविंग से कोई कट आया है और उस पर आप आफ्टर शेव लगाते हो तो एक्चुअली वो उस एरिया को इरिटेट करता है और उसके वजह से आपको डर्मेटाइटिस हो सकता है। बेटर है कि आप एक एंटीबायोटिक क्रीम घर में रखिए, जैसे कि फ्यूसिटिक एसिड 2%, और कट पे वो लगाइए। शेविंग के बाद मॉइस्चर करिए ताकि आपका जो एरिया है वो सॉफ्ट हो जाए। मॉइस्चराइजर में आप ग्लिसरीन, एलोवेरा, स्क्वालिन बेस्ड ये कामिंग जेंटल मॉइस्चराइजर होते हैं। और बहुत सारे मेल्स को शेविंग के बाद या नेचुरली भी कुछ कुछ पस्फर लीजन्स हो जाते हैं अपनी बियर्ड एरिया पे, तो उसके लिए मैं एक्चुअली रेकमेंड करती हूँ एंटीबैक्टीरियल वॉशेस दैट दे कैन यूज़ वंस इन अ डे, जिससे उनका बैक्टीरियल लोड कम होता है स्किन का और ये इन्फेक्शंस के चांसेस थोड़े प्रिवेंट होते हैं। बिल्कुल, एंटीबैक्टीरियल वॉशेस जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये अवेलेबल है और ये आप यूज कर सकते हो, जिससे कि फेस पे रहने वाला बैक्टीरिया कम हो जाता है। लॉट ऑफ मैन डू नॉट प्रेफर क्लीन शेव। आजकल बहुत सारे लोग बियर्ड फ्लॉन्ट करते हैं, बट बियर्ड के नीचे की जो स्किन है और बियर्ड का राइट केयर कैसे करना है, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है मेन के लिए। देखो, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स है वो आपके हेयर से कनेक्टेड होता है, तो आपके स्किन का ऑयल आपके बियर्ड में पहुंच जाएगा। तो जिन लोगों की बियर्ड है उनके पूरे बियर्ड एरिया में ऑयल का जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ऑयल को हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वहाँ पे फंगस, बैक्टीरिया और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। तो कम से कम आपको 2 बार दिन में बियर्ड को वॉश करना ही है अगर आप बियर्ड रखते हैं तो।
वॉश के लिए आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड वॉशेस चूज कर सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड वॉशेस चूज कर सकते हैं। ये यूजुअली इन डर्टी ऑर्गेनिजम्स को बियर्ड से खत्म करते हैं। अगर आपको बियर्ड एरिया में मॉइस्चराइज करना है तो आपको लाइट मॉइस्चराइज यूज करना है। ये यूजुअली स्क्वालिन और एलोवेरा बेस्ड होते हैं। बियर्ड एरिया की केमिकल एक्सफोलिएशन से आप वहां के ऑयल ग्लैंड को शांत रख सकते हैं और वहां पे होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके लिए आप सैलिसिलिक एसिड 2% बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं। रेगुलर ट्रिमिंग भी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आपकी लंबी बियर्ड है। इससे आपकी बियर्ड की लुक अच्छी रहती है। बहुत लोगों को रेडनेस, फ्लेक्स हो जाते हैं बियर्ड एरिया में। इन लोगों को जिंक पायरेथॉन या फिर कीटोकेनाजोल बेस्ड शैम्पूज यूज करने चाहिए बियर्ड में। 1 to 2 मिनट्स के लिए उनको रखना चाहिए और फिर वॉश कर देना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर ये सब करने के चक्कर में बियर्ड हमारी ड्राई हो गई, हेयर ड्राई हो गया। तो इसके लिए आप कुछ कंडीशनिंग यूज कर सकते हो। मैं ऑयल बेस्ड कंडीशनर के खास खिलाफ हूं, क्योंकि यहाँ पे ऑयल वैसे ही ज्यादा होता है आपका। तो जितने भी ये ब्रांड्स बियर्ड ऑयल बेचते हैं, मेरे हिसाब से वो सब बेकार है। आप एक कंडीशनिंग क्रीम यूज कर सकते हो, जैसे कि एक मोर रिच क्रीम आती है इंटास फार्मा की, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। उससे आपकी बियर्ड काफी सॉफ्ट होती है। आप इस तरीके का कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते जो मेन बेसिक स्किन केयर कर चुके हैं, कई बार वो एक्टिव्स के बारे में पूछते हैं, और सबसे एक जो होली ग्रेल एक्टिव जो डर्मेटोलॉजिस्ट मानते हैं वो है रेटिनॉइड्स। और जब मैं रेटिनॉइड्स कभी किसी मेल को प्रिस्क्राइब करती हूँ, उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, डॉक्टर हमारी एज सही है रेटिनॉल स्टार्ट करने के लिए? हो। देखो, अगर आपका एम एंटी एजिंग है तो आप रेटिनॉल 30 इयर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हो। बट कुछ केसेस में, जैसे कि एक्ने, ऑयली स्किन, हम 30 से पहले भी रेटिनॉल देते हैं। और मेरे भाई लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि रेटिनॉल वो ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं। उनकी स्किन ऑयली होती है, स्किन यूजुअली मेन की ज़्यादा थिक होती है, तो इसलिए रेटिनॉल से होने वाले साइड इफेक्ट्स यानी कि ड्राइनेस के चांसेस मेन में कम होते हैं, इसलिए वो हायर परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई मैन आपके पास आता है और पूछता है कि मैं कौन सा रेटिनॉल स्टार्ट करूं, तो क्या बोलोगे आप उसे? तो जब हम स्टार्ट करते हैं रेटिनॉल, बिकॉज यूर टेस्टिंग द वाटर्स, आप बिल्कुल कम परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है आपकी स्किन ज़्यादा अच्छा रेटिनॉइड ले ले, बट यू कैन ऑलवेज बिल्ड अप। मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ लाइक 0.3% रेटिनॉल से या 0.5% रेटिनॉल सीरम से। जब पेशेंट्स 2-3 महीने टॉलरेट कर लेते हैं तो आप 1%, फिर 2%, 4%, 6% तक रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी की एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन है तो उनको हम थोड़ा प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड्स थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एंटी एजिंग उनके लिए कंसर्न नहीं है। उनका कंसर्न है कि मुझे उनका स्किन का टर्नओवर बढ़ाना है, उनकी डेड स्किन सेल्स को हटाना है और अनक्लॉग करना है पोर्स को, बैक्टीरिया को हटाना है और ऑयल कम करना है। तो हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स कैन बी गिवन एट एन अर्ली एज ऑल्सो इन पेशेंट्स हु हैव एक्ने। तो आपके अकॉर्डिंगली स्किन टाइप के हिसाब से बेस्ट रेटिनॉल्स कौन से हैं फॉर ऑयली स्किन? आई वुड स्टार्ट विद 2 or 4%, सो लाइक रेन्यूसेल रेटिनॉल या फिर एज रेक्ट सीरम। ड्राई स्किन के लिए लो परसेंटेज, सो रेटिनेक्स्ट सीरम, एड्रेटो सीरम। अगर किसी को एक्ने होता है और ऑयल सिक्रीशन बहुत ज्यादा है, Then you need to go for prescription strength retinoids like adapalene, tretinoin, ट्राइफेरोटीन, बट ये डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना है। अगर सेंसिटिव स्किन है, यू कैन स्किप अ रेटिनॉइड, यू कैन ट्राई अ पेप्टाइड। 2 कॉमन एक्टिव्स जो हर कोई सुनता है और यूज करना चाहता है वो है विटामिन सी और नायासिनामाइड। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दोनों यूज करते हुए देखा है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और किसको क्या यूज करना चाहिए? वेल अगर आप कोई एक एक्टिव यूज करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा करूं, घर पे बैठ के खुद से यूज करना चाहते हो, तो विटामिन सी या नायासिनामाइड, ये दोनों बिल्कुल सेफ ऑप्शंस है। कोई भी स्किन टाइप का पेशेंट उसे यूज कर सकता है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन में आप मत यूज करो, बट अदरवाइज मोस्ट स्किन टाइप्स में ये यूज हो सकता है। विटामिन सी आप 10% से स्टार्ट करो। बेस्ट कैंडिडेट्स वो हैं जिनका सन एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो बस थोड़ा थोड़ा लेना है और अपने सनस्क्रीन से पहले लगा लेना है। इससे आपकी सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन भी बढ़ जाए। और नायासिनामाइड भी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन है, मतलब कि वो हर चीज पे थोड़ा थोड़ा काम करता है। तो वो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देगा, तो आपकी स्किन में डलनेस कम करेगा, पिगमेंटेशन कम करेगा, आपकी स्किन की ऑयल को भी बैलेंस करेगा, और इसे भी कोई भी यूज कर सकता है। ग्रे हेयर मेल्स में एक बहुत कॉमन कंसर्न है, इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, ग्रे हेयर क्यों होता है? या तो आपकी एज बहुत ज्यादा है, आपके मम्मी पापा के बाल जल्दी ग्रे हुए हैं और अभी उनके पूरी तरीके से जेट वाइट हो चुके हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, स्ट्रेस, पोल्यूशन और स्मोकिंग सबसे कॉमन कारण है ग्रेइंग ऑफ हेयर का। अब इसमें एज और जेनेटिक्स में तो आपका ज्यादा रोल है नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। फिर आता है विटामिन्स और मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B5, विटामिन B12, प्रोटीन, ये सब बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो मेलानिन सिंथेसिस है, हमारे
जो हमारे हेयर को कलर देती है वो चलती रहे। इसके अलावा अगर आपके बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं या फिर आपको लगता है कि जेनेटिक्स और ग्रे हो जाएंगे, तो आप प्रिवेंशन के लिए स्टार्ट कर सकते हो डार्कनेल या फिर मेलेटिन, जो कि मेलानिन को स्टिमुलेट करते हैं हेयर फॉलिकल से, और इससे आपकी जो ग्रेइंग है वो कुछ हद तक रिवर्स हो सकती है। स्मोकिंग और स्ट्रेस को हमें मैनेज करना होगा, ये आपके हाथ में है। और पोल्यूशन का तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप बस पोल्यूटेड एरिया से दूर रहो और होम प्यूरिफाइज वगैरह यूज करो, ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम हो और ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो रिवर्स हो पाए। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स, यानी कि कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि अनार, एवोकाडो, बेरीज, ये आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो और ये आपकी बॉडी में हार्मफुल ऑक्सीडेंट्स जो है उसको फाइट करे। यूजुअली मेन की बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, मार्केटिंग जॉब में होते हैं, जिम्स जाते हैं, और एक प्रॉब्लम रहती है कि डॉक बॉडी ओडर स्वेट बहुत आता है और स्मेल अच्छी नहीं है। बॉडी ओडर के लिए स्वेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है द बैक्टीरिया दैट ग्रोज ऑन दिस स्वेट। जो स्वेटी एरियाज होते हैं, जो वो बैक्टीरियल हॉट स्पॉट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रोइंस है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, अंडर आर्म्स हैं और हमारे फीट हैं। तो यहाँ पे आप एक एंटी बैक्टीरियल वॉश का यूज़ कर सकते हो, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, क्लोरहेक्सिडिन हो सकता है, टी ट्री ऑयल हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड हो सकता है। तो इस एरिया में या तो ये ऑयल को कंट्रोल करेंगे या बैक्टीरिया हटाएंगे, तो आपके ओडर के चांसेस कम होंगे। जो लोग जिम्स जाते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए बाथ एक बार लेना सफिशिएंट नहीं है और उन्हें रात को भी एक बार नहा लेना चाहिए इस पूरे स्वेट को रिमूव करने के लिए। और जब सेकंड टाइम बाथ लेते हैं तो खास ध्यान रखना है इन फोल्ड्स का, जो अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। रादर देन यूजिंग अ डिओड्रेंट जो आपके सिर्फ स्मेल को मास्क करता है, आप एंटी पर्स्पिरेंट का यूज कर सकते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं। ये हम जनरली रात में लगा के रखते हैं और वो रात में बेस्ट काम करते हैं और वो आपके स्वेटिंग को रोकते हैं। इट्स बेस्ट टू कीप द अंडर आर्म हेड ट्रिम्ड, इफ नॉट क्लीन शेव, एटलीस्ट उसे ट्रिम करके रखिए ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो। इसके अलावा जब आप नहा के निकलते हैं तो आपको अपनी बॉडी को, प्राइवेट पार्ट्स को, अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन और ड्राई करना है, क्योंकि मॉइस्चर जहां पर रहेगा वहां पे फंगल ग्रोथ बढ़ेगी और स्मेल आने के चांसेस बढ़ते हैं। ब्रीदेबल फैब्रिक्स का यूज कीजिए, लिनन या कॉटन पैंट्स, डेनिम्स और जीन्स का यूजेज ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अवॉइड करना है। बहुत मेल्स जो खाना तीखा पसंद करते हैं उनका भी बॉडी ओडर ज्यादा होता है। स्पाइसेस, गार्लिक्स, अनियंस, रेड मीट, अल्कोहल, ये सब बॉडी ओडर को इंक्रीज करते हैं। तो इनमें से जो भी आप डाइट में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो करना जरूरी है। मेन का इतना लैपटॉप एक्सपोजर है फ्रॉम टाइम्स टुगेदर दैट डार्क सर्कल्स इज स्टिल अ कॉमन कंसर्न इन मेन। सो हाउ डू यू ट्रीट अ केस ऑफ डार्क सर्कल? पहले तो जो लोग डार्क सर्कल्स के लिए मेरे पास आते हैं उनको मैं कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताता हूँ। सॉल्ट इनटेक कट करना है, रात को अल्कोहल लेट नाइट नहीं लेनी है, लेट नाइट फूड आपको रिस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि ये सब चीजें आपके आईज के अंदर पफिनेस बढ़ाता है। स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कट करो, आईफोन में रिमाइंडर्स लगाओ, एक ब्लू लाइट स्पेक्स या फिर एक सनस्क्रीन जिसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन हो उसका यूज करना शुरू करो। इसके अलावा ऑफ कोर्स कंप्लीट नींद लेना बहुत जरूरी है। अब ट्रीटमेंट वाइज अगर तो आंखों के नीचे कालापन है तो एक अच्छा एंटी पिगमेंट अंडर आई क्रीम आप यूज करो। क्लिनिक पे जाकर आप अंडर आई पील करा सकते हो। हमारे क्लिनिक पे मैं लुमिन आई पील, एक स्पेशल टाइप की पील आती है, उसको मैं प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा कई बारी आंखों के नीचे गड्ढे होते हैं और लोगों को लगता है वो डार्क सर्कल्स है। गड्ढों के लिए अंडर आई फिलर, फैट ग्राफ्टिंग या फिर पीडीआरएन जैसी ट्रीटमेंट्स आप करवा सकते हो। हम बहुत सारी फाइन लाइन के केसेस भी देख रहे हैं अर्ली बिकॉज ऑफ दीज एक्सपोजर्स। फाइन लाइंस अगर है तो पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स और रेटिनॉल्स अच्छा काम कर सकते हैं, और कुछ स्किन टाइटनिंग डिवाइसेस जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रहेगा, अर्बियम ग्लास लेजर रहेगा, इसके मल्टीपल सेशंस लेने से आपके जो फाइन लाइंस रिंकल्स ऑलरेडी बन गए हैं वो लाइट हो जाएंगे। जहाँ तक क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की बात है तो आई हैव सीन अ सर्ज इन मेल्स हु आर कमिंग टू कीप देयर स्किन फ्रेश, और केमिकल पील्स में उनको काफ़ी एडवाइस करती हूँ। मेरे ख्याल से केमिकल पील्स एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है टू फ्रेशन अप द स्किन, ब्राइटन अप द स्किन, इट्स बजट फ्रेंडली एंड ओवर टाइम इट गिव्स यू क्वाइट नाइस एंड ग्लोइंग स्किन। मोस्ट मेल्स जो मेरे पास आते हैं उनको मैं एक ट्रीटमेंट जो रिकमेंड करता हूँ वो है एक्सोफेशियल। एक्सोफेशियल एक ट्रीटमेंट है जो कि डेड स्किन को हटाता है, इम्प्यूरिटीज को सक आउट करता है और आपको एक इवन स्किन टोन देता है। इससे आपका स्किन काफी रिफ्रेश लगता है और इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ही जब आप मिरर में अपना फेस देखते हो तो यू कैन सी द डिफरेंस। ट्रू, बट ये हो गई सुपरफिशियल लेयर की बात। बहुत लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं अपना कोलाजन डिस्ट्रक्शन विद एज, और मेल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो वहां पर हम कोलाजन सिंथेसिस के लिए बहुत बार माइक्रो नीडलिंग सजेस्ट करते हैं। जिन मेल्स की स्किन अच्छी है बट वो सिर्फ प्रिवेंट करना चाहते हैं, वो बेसिक माइक्रो नीडलिंग जैसे कि डर्मापेन 4 यूज कर सकते हैं। बट अगर किसी को पिट्स हैं, पोर्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, और या किसी की ऑलरेडी स्किन में फाइन लाइंस आ चुकी है जैसे मैच्योर स्किन, तो वो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी भी
यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मॉर्फियोसेट जो एक बहुत अच्छा प्रिवेंटेटिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। स्किन का अगर कोलेजन बढ़ाना है तो बहुत अंडर यूज मशीन है अर्बियम ग्लास लेज़र। अर्बियम ग्लास लेज़र से आपका कोलेजन बढ़ता है और इसकी सबसे बेस्ट बात क्या है, जो लोग डरते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से वो इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का बाहर से स्किन डैमेज नहीं होता। इसके साथ हमें कंबाइन करना चाहिए कोलेजन इंजेक्शंस जो कि पीडीआर या फिर स्किन बूस्टर्स के नाम से फेमस है, और ये डायरेक्टली इन्फ्यूज करते हैं कोलेजन जिससे कि आपका स्किन टाइट हो जाता है और रिंकल्स कम दिखाई सो मेन स्किन केयर और उनको लेकर बातें तो अब चलती रहेंगी। आपके अगर ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपके मन में आए हैं इस पॉडकास्ट को सुनते वक्त, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इतना कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं बट समय बहुत कम है। और एक बेसिक स्किन केयर रूटीन जिसमें एक क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन होगा, उसे फॉलो करेंगे। एक्टिव्स अगर आप कर सकते हैं तो वो एक स्किन केयर फैनेटिक्स लाइक मी के लिए बोनस है। बट अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये अपने सारे मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो बेसिक्स ऑफ स्किन केयर समझ पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जहाँ पे हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक स्किन और हेयर इन्फॉर्मेशन। इस पॉडकास्ट में हमारी तरफ से बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और नए फ्रेश स्किन केयर टॉपिक के साथ। Up until then, we wish you all a very happy and healthy skin.